हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 एंड दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो करेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट की कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में। इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। तो द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स। जो भी हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सोयल, या फिर सभी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सभी को मिला के जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग बनती है वो क्या कहलाती है? एनवायरनमेंट कहलाती है। अब एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से टाइप के वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से टाइप के वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के थ्रू, या फिर ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनसे। तो ऑल द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मेनली हमने टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है जो भी ह्यूमन बींग्स वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? The waste materials which can be broken down into non-poisonous substance in the nature by the action of microorganism are called biodegradable waste। यानी कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उन्हें किस में ब्रेक कर सकते हैं? नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट को या नेचर को हार्म ना करें, उन सब्सटेंसेस में जिन भी सब्सटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो वेस्ट क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि जो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जिसे डिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एग्जाम्पल क्या है इस वेस्ट का? काउ डंग, पेपर, कॉटन, एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आते हैं? द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस जिन्हें हम नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना कर सकें, ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि डिग्रेड नहीं किए जा सकते नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में। और ये क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे अगर हम इनको एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो। जैसे कि एग्जांपल है इसका प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, जो पीवीसी पाइप हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं उसके लिए। डीडीटी, डीडीटी काफ़ी हार्मफुल होता है। क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और डीडीटी क्या है? डीडीटी इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सो इट कैन बी पास्ड अलोंग द फूड चेन। ये क्या होता है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और ये फूड चेन के अंदर पास होता रहता है। अब मान लीजिए क्रॉप्स के अंदर, अब फील्ड्स के अंदर मान लो जो हमारी सॉयल होती है, उस सॉयल के अंदर अगर हम मानते हैं कि उसके अंदर डीडीटी केमिकल है, वो डीडीटी कहाँ पे पास हो जाएगा? सॉयल के थ्रू क्रॉप्स में। क्रॉप्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे या फिर एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, तो क्रॉप से वो डीडीटी कहाँ पे चला जाएगा? एनिमल्स के अंदर चला जाएगा। और जब एनिमल्स डाई हो जाएंगे या फिर एनिमल्स की डेथ होगी, तो उसके बाद एनिमल्स के डिग्रेडेशन जब होगा तो डीडीटी तो डिग्रेड नहीं होगा, वो फिर से कहाँ चला जाएगा? सॉयल के अंदर। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही क्या होता रहेगा? एक्यूमुलेट होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डिग्रेड तो होता नहीं है। इसकी क्या होती है? कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। अब सोयल में ये था, सोयल से क्रॉप्स में गया। अब क्रॉप्स के अंदर ये जब गया तो जो ह्यूमन बींग्स क्रॉप को कंज्यूम करेंगे, क्रॉप्स के अंदर अगर हम मान लेते हैं क्रॉप्स के सीड्स हैं, हर एक सीड के अंदर डीडीटी की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही सीड खाएंगे क्रॉप से। मान लो हम वीट का एग्जाम्पल है, तो ऐसा तो नहीं है वीट का हम सिर्फ एक ही दाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम तो वीट से चपाती बना के खाते हैं, तो उसके अंदर तो बहुत सारा वीट फ्लोर यूज़ होता है। तो यानी कि जब वो हमारी बॉडी में पास हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ हो गई, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ नहीं हुई। यानी डीडीटी काफ़ी हार्मफुल है। ये क्या होती है? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे ये फूड चेन के अंदर पास होता रहता है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड। अभी तो हमने बात करी कि वेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है?
An ecosystem is a self-contained unit of living organisms and their non-living environment. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में रहते हैं. इनका क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, यानी कि इनका पूरा जो सिस्टम बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और वो कहाँ पे रह रहे हैं, अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर. तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. इसका एग्जांपल है जैसे कि ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, लेक्स, पॉन्ड. ये जो ग्रासलैंड है, माउंटेन है, फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड्स, ये क्या है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है. इस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोल देते हैं हम, इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं. इकोसिस्टम के टू टाइप्स हैं या फिर टू कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम इसको. फर्स्ट कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सोयल, वाटर, एयर, लाइट, यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किसके अंदर आता है, इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर. ठीक है. और बायोटिक कंपोनेंट जो सेकंड कंपोनेंट है वो कौन सा है, बायोटिक कंपोनेंट. इसके अंदर कौन इंक्लूड है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है बायोटिक कम्युनिटी. अभी हमने बात करी बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कम्युनिटी को भी हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि बायोटिक के अंदर भी 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. कौन कौन से, एक तो होते हैं फर्स्ट प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन, यानी कि जो प्रोड्यूस करें. अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि फूड. इट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. यानी प्रोड्यूसर कौन है, फूड को प्रिपेयर कौन करता है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. इनके अंदर से फूड प्रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक इसके बारे में हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था जब हमने चैप्टर 6 किया था, लाइफ प्रोसेसेस. तो यानी कि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है. ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स है, ये किस में आते हैं, कंज्यूमर्स में. क्यों, ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, उसे कंज्यूम कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स. तो कंज्यूमर्स जो नेक्स्ट टाइप है उसमें कौन इंक्लूड होगा, सारे के सारे हेट्रोट्रोफ्स. हेट्रोट्रोफ्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, या फिर और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है जो प्लांट्स के प्रिपेयर किया हुआ फूड को कंज्यूम कर रहा है, तो उन्हें हम किस में लेते हैं, कंज्यूमर्स में. इट कंज्यूम्स फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. अब नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल क्या है कंज्यूमर्स के, ऑल एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे कंज्यूमर्स में आते हैं. और कंज्यूमर्स को भी हम फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो फ्लैश, मीट यानी कि इनको कंज्यूम करें. ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं. हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड ले, ये भी बोल सकते हैं हम. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वेजिटेरियन. कार्निवोरस नॉन वेजिटेरियन. और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, दोनों, यानी कि वो वेज फूड भी कंज्यूम करते हैं और नॉन वेज भी. ठीक है. तो ये तो कंज्यूमर्स के भी हम फर्दर 3 टाइप्स कर सकते हैं. अब जो हम बात कर रहे थे किसकी, बायोटिक कंपोनेंट की. तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े. पहला क्या था, प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स, और इसमें थर्ड कंपोनेंट आता है डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर दें, वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर उन्हें क्या कर दें, डिकम्पोज कर दें. यानी कि जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनको क्या कर दें, वो डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. और डिकम्पोजर के एग्जाम्पल कौन कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई. ठीक है. अब ये बात कर ली हमने इकोसिस्टम की. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है फूड चेन.
फूड चेन का क्या मतलब है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है। किस चीज़ की सीक्वेंस है? कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे क्या बोला जाता है? फूड चेन, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का। अब प्लांट्स है, प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेंगे? ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे। ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स से जो फूड लिया है ह्यूमन बींग्स ने, उससे एनर्जी मिली। एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से? प्लांट से ह्यूमन बींग्स के अंदर। और फिर ह्यूमन बींग्स को कोई अगर मान लो एनिमल्स कंज्यूम करे, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या चल रही है? एक फूड चेन चल रही है, फूड की चेन चल रही है, एक सीक्वेंस चल रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। एग्जाम्पल है फूड चेन का, जैसे कि ग्रास। ग्रास क्या किस में आते हैं? प्रोड्यूसर हैं ग्रास, क्योंकि ग्रास क्या है? प्लांट्स, और प्लांट्स किस में आएंगे? प्रोड्यूसर में। ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा? इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है, हर्बीवोर्स है। नेक्स्ट, इंसेक्ट को कौन कंज्यूम करेगा? फ्रॉग। फ्रॉग क्या होगा? कार्निवोर। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन हर्बीवोर्स होते हैं, कौन प्रोड्यूसर्स, कौन कार्निवोर्स। तो ये सारे फूड चेन के कंपोनेंट्स हैं कि फूड चेन के अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है। और फिर देखो, फ्रॉग कौन है? कार्निवोर। अब फ्रॉग को भी किसने ईट किया? बर्ड ने। तो बर्ड को हम क्या बोलेंगे? टॉप कार्निवोर। ये तो फर्स्ट लेवल कार्निवोर हो गया। उसको जिसने ईट किया उसे हम क्या बोल देंगे? टॉप कार्निवोर। फूड चेन रिप्रेजेंट सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन के अंदर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होगी। कैसे? अब देखो, ग्रास से एनर्जी किसको मिली? ग्रास को जब इंसेक्ट ने ईट किया तो ग्रास से एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो गई? इंसेक्ट में। इंसेक्ट से फ्रॉग में। अब ऐसा तो नहीं है फ्रॉग को इंसेक्ट ईट कर लेगा तो ये जो एनर्जी है वापस इंसेक्ट में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? ग्रास से इंसेक्ट में, इंसेक्ट से फ्रॉग में, फ्रॉग से बर्ड में, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे जो एरो लगाया वो सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है फूड चेन में वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट आती है बात फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन एग्जिस्टिंग इनटू इकोसिस्टम आर कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब का क्या मतलब है? वेब का मतलब होता है जाल, जाल की तरह, यानी कि जाल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जैसे कि स्पाइडर का नेट होता है उसकी तरह। इसका मतलब है कि इंटरकनेक्टिंग, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट होती हों तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। इसका एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे। जैसे एक फूड चेन तो ये हो गई कि प्लांट्स को कंज्यूम किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को कंज्यूम कर लिया फ्रॉग ने, ये एक क्या हो गई? फूड चेन। दूसरी फूड चेन क्या हो सकती है? कि प्लांट्स को कंज्यूम कर ले रैबिट, रैबिट को कंज्यूम कर ले हॉक, हॉक यानी कि ईगल। ठीक है। एक फूड चेन क्या हो सकती है? कि प्लांट्स को कंज्यूम कर ले ग्रासहोफर, ग्रासहोफर को कंज्यूम कर ले फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कंज्यूम कर ले स्नेक, स्नेक को फिर से कौन कंज्यूम कर ले? हॉक। अच्छा, एक फूड चेन यहाँ पे क्या बनेगी? प्लांट्स को कंज्यूम किया इंसेक्ट ने, अब इंसेक्ट को कंज्यूम कर ले स्नेक, स्नेक को कौन कंज्यूम कर ले? हॉक। एक और भी यहाँ पे है, प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर ले? सीड ईटिंग बर्ड्स, और उन बर्ड्स को कौन कंज्यूम कर ले? फिर हॉक। तो ये जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर काफ़ी सारी फूड चेन्स हैं। यहाँ पे एक सिंगल फूड चेन वर्क नहीं कर रही, एक फूड चेन ये है, फिर एक फूड चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर एक फूड चेन यहाँ बन रही है, फिर एक फूड चेन यहाँ। तो यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जो भी फूड चेन होगी वो स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से स्टार्ट होगी। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम क्या बोलेंगे? फूड वेब। ये क्या बन गया? एक पूरा फूड वेब बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन के अंदर जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स जो क्या रिप्रेजेंट करें? ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करें, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब कितने ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं? मेनली जो होते हैं नॉर्मली वो 4 ही ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल है प्लांट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होगी? प्लांट से। प्लांट्स के बाद कौन कंज्यूम करेगा उनको? हर्बीवोरस। तो ये क्या हो गए? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि सेकेंड लेवल पे उनको कौन कंज्यूम कर रहा है? हर्बीवोरस। उसके बाद हर्बीवोरस को कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवोर्स। वो क्या हो जाएंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल।
टॉप कार्निवोर कौन होंगे, 4 ट्रॉपिक लेवल। ये देखो यहाँ पे हमने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से ही बनाया हुआ है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोरस है, तो हम हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं या हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर या फिर बोल दो हर्बीवोरस, इन्हें कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, कार्निवोरस। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करेगा, टॉप कार्निवोरस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये जो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये जो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहाँ पे है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो यहाँ पे क्या है, 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो मेनली जो फूड चेन होती है उनके अंदर लास्ट 4 या फिर बिल्कुल ही लास्ट अगर आप देखो तो 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न हम आगे बात करेंगे क्या रीज़न है। तो देखो, फूड चेन ऑलवेज रिप्रेजेंट सिंगल डायरेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑल फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ये बात हम कर चुके हैं। अब हमने देखा कि फूड चेन के अंदर ज़्यादा लेवल नहीं है, ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं है। ऐसा क्यों है, देखो 10% ऑफ एनर्जी लो, इसे समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ये क्या है, ये एक लो है, 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये एक लो है जो किसने दिया था, द लो स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। इस लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि प्लांट्स से एनर्जी कहाँ पे जा रही है, जब हम प्लांट्स को ईट करें तो एनर्जी कहाँ पे जा रही है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो जब प्लांट से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ह्यूमंस में, तो सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, 10%। यानी प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी कहाँ पे जाएगी, ह्यूमन बींग्स में, और बाकी जो 90% एनर्जी बची वो कहाँ पे रिलीज़ कर दी जाएगी, एनवायरनमेंट में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यानी कि कितने परसेंट का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ 10% का। और ये लो किसने दिया था, दिस लो वॉज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942 के अंदर रेमंड लिंडमैन ने ये लो दिया था, जो क्या कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होगा, बाकी 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाएगी। और एक पॉइंट और है इसका, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन यूनिडायरेक्शनल वे, यानी कि सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वेयर एज द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल्स इज इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सिर्फ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होगी, सिर्फ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी अदर मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, इकोसिस्टम में साइक्लिक मूवमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो प्लांट्स जब डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन रिलीज़ होती है, ठीक है, नाइट्रोजन रिलीज़ होती है, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर से फिर से प्लांट्स उसी नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ये आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ चुके हो 8th क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो एक क्या है, न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है। साइक्लिक मूवमेंट यानी कि पहले प्लांट्स में जा रही है, प्लांट्स जब डिग्रेड होंगे या डिकम्पोज होंगे तो वहाँ से नाइट्रोजन रिलीज़ होगी, नाइट्रोजन रिलीज़ हो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में फिर से प्लांट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक मूवमेंट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र है वो तो क्या है, साइक्लिक है, बट एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एनर्जी सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसफ़र होगी। तो ये है 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अब जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वाई ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड इन नंबर, कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो लिमिटेड ही क्यों होते हैं, 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स ही क्यों होते हैं। तो इसका रीज़न है, बिकॉज द एनर्जी सप्लाइड बाय सन इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट, बट व्हेन इट इज़ ट्रांसफर टू टॉप कार्निवोर्स इट विल बिकम वेरी लेस। यानी कि जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो तो बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो यानी कि
जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो लार्ज अमाउंट में है, बट जब तक वो ट्रांसफ़र होते होते सेकंड कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस तक पहुंचती है, तब तक क्या हो जाती है, वो एनर्जी की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। देखो इसे हम ऐसे फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है वो 10,000 जूल्स है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है। अब एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ क्या कहता है कि सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। तो सन से इस एनर्जी का सिर्फ 10% कौन यूज़ करेगा, प्लांट्स यूज़ करेंगे, सिर्फ 10%, यानी कि 1000 जूल। अब ये जो एनर्जी है जो प्लांट्स के पास है, जब इसको हर्बीवोरस कंज्यूम करेंगे तो उनके पास भी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, यानी कि 1000 जूल्स का अगर हम 10% करते तो कितना हो जाएगा, 100 जूल। अब फिर जब कार्निवोरस में जाएगी तो इसका 10% करो तो 10 जूल। उसके बाद सेकेंड कार्निवोरस में ये एनर्जी कितनी जाएगी, 1 जूल। और जो टॉप कार्निवोरस है उनके पास कितनी एनर्जी जाती है, 0.01 जूल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक और ट्रॉपिक लेवल बना देते हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल ना के बराबर ही एनर्जी जाएगी। तो इसीलिए नॉर्मली जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, 3, 4 या 5 इतने ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और लास्ट में जब एनर्जी पहुंचती है टॉप कार्निवोरस तक तो वो एनर्जी क्या होती है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है। इसीलिए इससे आगे और लेवल हम नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो काफ़ी सारे हैं। लोड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। काफ़ी सारी ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ट्रीज़ काटे जाएंगे, ट्रीज़ काटे जाएंगे, लोगों को ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए, और ट्रीज़ अगर हम कट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगी हमारे एनवायरनमेंट से, जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जाएगा। सेकेंड रीज़न क्या है, डिफोरेस्टेशन। अभी जो हमने बात करी कि डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। थर्ड है यूजेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जिनसे क्या निकलती हैं, पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। फोर्थ पॉइंट है, रिलीज ऑफ CFCs कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं उनसे क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ओजोन लेयर जो क्या प्रोटेक्ट करती है हमें, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से जो प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन से। और इनका एमिशन किससे होता है, परफ्यूम से होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है। तो यानी कि अब आजकल तो बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स और परफ्यूम्स ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सारी ह्यूमन ऐसी हैं जिनसे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन कैसे बनती है, ऑक्सीजन के जब 3 एलिमेंट्स यानी कि ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है, ओजोन। ODS क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब देखो ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट कर रही है, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती जा रही है। ओजोन की जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा थिन होती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अब ओजोन लेयर की जो थिन होती जाएगी, अगर ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सन की जो UV रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ तक आएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा एनवायरनमेंट का। और ये जो UV रेज़ हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, हमारी हेल्थ पर भी ये गलत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसी वजह से
इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। एनवायरनमेंट के अंदर टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना। एनवायरनमेंट के अंदर क्या मतलब है, कि जैसे जो हमें बात करी थी शुरुआत में कि डीडीटी, ये जो डीडीटी है या फिर बीएचसी भी होता है केमिकल, वो क्या करता है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो एंटर कर जाए फूड चेन के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। अगर वो सोयल के अंदर एंटर कर जाता है तो सोयल से कहाँ पे जाएगा, प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू कहाँ जाएगा, फिर इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो हमारी यानी कि मतलब फूड चेन के अंदर अगर वो एंटर कर गया तो वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का फिनोमिना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है, कि किसी टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती जाए, इंक्रीज करती जाए फूड चेन के अंदर। ये प्रोसेस क्या होती है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की। और इसे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और साथ में अभी हमने पढ़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन दोनों को कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट के कुछ वेज हैं कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे डीडीटी है, बीएचसी है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम इनको कैसे मैनेज करें कि ये क्या ना कर सकें, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ना कोज कर सके, या फिर हमारी एनवायरनमेंट को या फिर हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट ना कर सके। तो इसके लिए हमें वेस्ट को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है कंपोस्टिंग। Composting is a process in which biodegradable waste are used to convert it into waste. कंपोस्टिंग क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में। यानी कि कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेते हैं, हम उसको पिट्स के अंदर या फिर फील्ड्स के अंदर हम वहाँ पे गड्ढा बना के वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देते हैं और उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं। और अगर हम 1 महीने बाद या उसको कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, कंपोस्ट मिलती है। और ये जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है, अगर हम इसको और भी ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर अर्थवॉर्म भी डाल सकते हैं साथ में। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, कंपोस्टिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, और जिसे हम क्या बोलेंगे फिर, वर्मी कंपोस्टिंग। अगर हम अर्थवॉर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हम इसे बोल देंगे वर्मी कंपोस्टिंग। अदरवाइज अगर हम विदाउट अर्थवॉर्म्स बना रहे हैं कंपोस्ट तो बोल देंगे कंपोस्टिंग। और फिर वो जो कंपोस्ट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, यानी कि एनवायरनमेंट को, नेचर को हार्म नहीं करेगी। और अगर हम वो कंपोस्ट फील्ड्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो भी क्रॉप्स उगेंगी वो हमारे लिए भी क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होती हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इनटू अ लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ। लैंडफिल का भी यही मतलब है कि क्या करो, वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसे एक लो लाइंग एरिया, ऐसे एरिया में आप इकट्ठा करते रहो जो थोड़ा सा ज़मीन से नीचे है, जो थोड़ा सा एरिया ज़मीन से नीचा है, वहाँ पे आप क्या करते रहो, सारे वेस्ट को इकट्ठा करते रहो। और उसके बाद जब आपका वहाँ पे वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो आप क्या करो, उसको किससे कवर कर दो, मिट्टी से कवर कर दो। मिट्टी से कवर कर दोगे तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे या फिर कुछ महीनों बाद आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, कंपोस्ट रेडी मिलेगी। तो आप उस कंपोस्ट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस एट हाई टेम्परेचर। क्या करते हैं, इस इंसिनरेशन के लिए स्पेसिफाइड मशीन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर होता है उनके अंदर। और उनमें क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल्स, अब जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, मेडिकल वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए मेडिकल वेस्ट का क्या होता है, इंसिनरेशन, यानी कि मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। हम ये जो मेडिकल वेस्ट होता है सारा का सारा उन मशीन्स में डाल देते हैं और वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, वहाँ पे
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि वो फिर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। तो इंसिनरेशन भी हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं मेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। और एक और है रिसाइकलिंग, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो डिग्रेड नहीं हो सकते। अब हमने बात करी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, बट कुछ वेस्ट ऐसे भी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, पॉलीथीन हो गया। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको किसी और नए सब्सटेंस में कन्वर्ट करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, हम वेस्ट को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। अब एक टॉपिक और है यहाँ पे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक जस्ट डेफिनेशन है इसकी, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया, कभी हमने पिरामिड दिखा के शो किया या फिर हमने कभी फूड चेन बना के शो किया। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं फूड चेन का, जैसे ग्रास, ये हमने ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेयर्स की फॉर्म में बना दिया। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ये देखो, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया हमने। तो जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन को या फिर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को, जैसे ग्रास, फिर ग्रास ओफर, फिर फ्रॉग, स्नेक हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। हम किसी भी टाइप से इसको शो कर सकते हैं, हम फूड चेन बना के शो कर सकते हैं या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड से कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं शो करने के डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को फूड चेन के अंदर। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके रिटन नोट्स की वीडियो भी मैं डाल दूंगी, तो आप इजीली वहाँ से देख के भी, अगर आपको ये चैप्टर अपनी नोटबुक में नोट करना हो, ये नोट्स नोट करने हो, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।